करेंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोगों ने दो तरह का इंटरफेरेंस पढ़ा था। एक पढ़ा था क्या, कंस्ट्रक्टिव, जिसको बोले थे क्या, संपोषी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आ जाओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको जो एक लाइन की बात बताई थी मैंने, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग देख रहे थे कब हो रहा था, जब फेज डिफरेंस जो है तो फाई बराबर कितना रहे, 0 रहे, 2 पाई रहे, 4 पाई रहे, इस तरीके से रहे। इसी को हम लोग जनरलाइज करके लिखे थे, 0 2 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n से, और इसको कितना लिखेंगे, 2n पाई। और आपको याद होगा कि यहाँ n इक्वल टू हम लोग कहां से शुरू करते थे, 0 1 2 से। इतनी बातें याद है। अगर इसके लिए हम लोग पाथ डिफरेंस का बात करते थे, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आपको याद होगा इसके लिए आता था कितना, इसके लिए आता था कितना, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके का, है ना। पाथ डिफरेंस ये आता था। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स को, तो डेल्टा एक्स को कितना लिखेंगे, एन लैम्डा लिखेंगे। और यहां भी एन इक्वल टू हम लोग कहां से लेते थे, 0 1 2 3, कंस्ट्रक्टिव में 0 से। बातें समझ में आ रही है। इसके बाद जो मैंने दूसरा इंटरफेरेंस आपको बताया था, इसमें आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग काम किए थे, आप ध्यान दीजिएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हम लोग देखते थे वो चीजें थी क्या। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सीधे हम लोग एक बात देखते थे क्या, कि जो आई मैक्स है, आई नेट, या फिर जो आपका ए नेट है, ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और इसके मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई को क्या होना था, कॉस फाई को क्या होना था, और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर इसका रिजल्टेंट देखे हुए होगे तो रिजल्टेंट था कितना, ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई के बराबर। कॉस फाई का वैल्यू हम लोगों को कितना रखना है, तो ए नेट का स्क्वायर जब हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे कितना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1, और कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 कंस्ट्रक्टिव के लिए। ध्यान से देखो, तो ये जो ए नेट का स्क्वायर है ये इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, जिसको हम लोग a1 प्लस a2 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो ए नेट इक्वल टू जो है, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, a1 प्लस a2। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों जुड़ेगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और इसी तरह से जो है, तो एक इक्वेशन और हम लोग लेते थे इसी तरह से, जो इक्वेशन क्या था, इंटेंसिटी के टर्म में। जो इक्वेशन क्या था, इंटेंसिटी के टर्म में। और अगर इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करते थे, अगर इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करते थे, अगर इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करते थे, तो इंटेंसिटी को जो हम लोग लिखते थे, इंटेंसिटी का इक्वेशन वो अगर आपको याद हो, तो इंटेंसिटी क्या लिखते थे, आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 और कॉस फाई लिखते थे। यहां पर भी कॉस फाई का वैल्यू कितना डालना है, इतना हो जाएगा। अब देखो, इसी को हम लोग आई नेट इक्वल टू रूट अंडर I1 का स्क्वायर लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसी को अगर हम लोग रूट अंडर I2 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत, और 2 टाइम्स रूट अंडर I1 और I2 ये है ही, है कि नहीं। इसको भी ध्यान से देखिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। और इसको भी हम लोग आई नेट को जो लिख सकते हैं वो कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का कितना। तो इंटेंसिटी के टर्म में कंस्ट्रक्टिव में ये चीज होगी, और एम्पलीट्यूड के टर्म में कंस्ट्रक्टिव में ये होगा। दोनों में रिजल्ट जो आएगा वो क्या, मैक्सिमम आएगा। बात समझ में आ रहा है। ये था आपका क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर हम लोग बात करें किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आपको याद हो
जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव के लिए बात किए थे, विनाशी व्यतिकरण के लिए बात किए थे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बात किए थे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग बात किए थे क्या, कि यहां पर जो आपका पाथ डिफरेंस होगा या फेज डिफरेंस होगा, ये कितना होता था? पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से। ये सारा चीज देखिए आपकी ऑड मल्टीपल है किसका? पाई का। और ऑड मल्टीपल को हम लोग कितना लिखते थे? 2n-1 किसका? पाई का। और यहां पर हम लोग n का वैल्यू कहां से लेते थे? n का वैल्यू लेते थे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है? इसके लिए जब हम लोग पाथ डिफरेंस लिखते थे डेल्टा एक्स, तो ये आता था कितना? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इस तरीके से। तो देखो ये λ/2 का ऑड मल्टीपल है, 1 3 5 λ/2 λ/2 λ/2। तो इसी को हम लोग जनरलाइज करके क्या लिखे थे? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 किसके? λ/2 के बराबर में। और ये था डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? अगर आपको याद हो तो अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात किए थे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको बात किए थे सीधे क्या, कि जो आपका आई नेट है या जो आपका ए नेट है, इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए? मिनिमम। और इसके मिनिमम होने के लिए जो कॉस फाई था, इस कॉस फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए था? मिनिमम। और कॉस फाई का जो मिनिमम वैल्यू होता है ये कितना होता है? कॉस फाई का जो मिनिमम वैल्यू होता है ये कितना होता है? -1 के बराबर। अब देखो कि अगर हम लोग एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लें, तो एम्पलीट्यूड का जो तुम्हारा इक्वेशन है वो क्या है? ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 और कॉस कितना? फाई। कॉस फाई का वैल्यू यहां कितना रखेंगे? -1। तो जो ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस नहीं, अब -1 रखेंगे तो कितना? -2 a1 और a2। कॉस फाई का वैल्यू रखे -1, इससे मल्टीप्लाई होके माइनस। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि ये चीज जो है, तो ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू a1 और -a2 का क्या है? होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? देखो यहां पर एक चीज का सावधानी रखते हैं, अगर आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो अगर डिफरेंस में टर्म रहे तो इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक ना? तो अगर यहां हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ए नेट इक्वल टू नो डाउट आपको a1 -a2 लिखने का मन करेगा, लेकिन अगर a2 का वैल्यू बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव आ गया। तो रूल कहता है ये कि अगर आप कभी भी स्क्वायर हटाइए तो रिजल्ट को मॉड में लिखिए। रिजल्ट को किस में लिखिए? मॉड में, कि पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन यहाँ a1 पॉजिटिव a2 पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो यहां मॉड नहीं भी लगाते तो भी काम चल जाता, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो यहां मस्ट है कि आपको मॉड लगाना चाहिए। क्यों? कि अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिजल्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि रूट अंडर के टर्म में डिफाइन होता है, और रूट अंडर के टर्म में ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है? देखिए कि अगर इंटेंसिटी का बात किया जाए, तो इंटेंसिटी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इंटेंसिटी का इक्वेशन हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे? आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस कितना? फाई। कॉस फाई का वैल्यू कितना रखना है? -1। -1 रखेंगे तो ये जो आई नेट आपका हो जाएगा, ये आई नेट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 और -2 टाइम्स रूट अंडर कितना? I1 I2। कॉस फाई का वैल्यू -1 रखे, इस प्लस को क्या कर दिया? माइनस। देखिए ध्यान से कि इस आई नेट को फिर से हम लोग रूट अंडर I1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर और -2 टाइम्स रूट अंडर I1 और कितना? I2 लिख सकते हैं। आप चाहे तो रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट अंडर I1 इंटू रूट अंडर I2। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है। इसका मतलब कि इस आई नेट को जो है तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर कितना है? I1 और माइनस रूट अंडर I2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा पिछले दिन का क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आज के लेक्चर के लिए आपको केवल याद रखना है ये कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस होगा
वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। पाथ डिफरेंस के बारे में आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसका मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से चीजें चलेंगी। बात समझ में आ रहा है? अब जो हम लोगों को आज का टॉपिक मेनली स्टार्ट करना है, ये मेनली है क्या आपका टॉपिक, जिसका नाम है यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसको शॉर्ट में किताबों में लिखा होता है YDSE। बात समझ में आ रहा है? हिंदी में अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा, आप इसको हिंदी में याद रख सकते हैं क्या, यंग का द्विझिरी, यंग का द्विझिरी प्रयोग, या यंग का कहीं कहीं द्विस्लिट प्रयोग भी लिखा हुआ होता है। मिला जुला के बातों को समझिए। बात समझ में आ रहा है? स्लिट का मतलब क्या हुआ, ये सोचो कि स्लिट का मतलब कि अपने पास एक कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़ा को हम ऐसे ब्लेड लिए और ब्लेड लगा के वर्टिकली मार दिए। इस तरीके से कागज का दो टुकड़ा नहीं हो, ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है और नीचे भी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो बीच में आपको छेद दिखेगा थोड़ा सा, है ना? इसी छेद को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लिट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? कागज का टुकड़ा लिए, ब्लेड लिए, और ब्लेड से बीचों बीच ऐसे काट दिए कि ऊपर भी जुड़ा हुआ रहे, नीचे भी जुड़ा हुआ, तो बीच में कटे हुए पोर्शन में आपको एक वर्टिकल छेद दिखाई देगा। इसी छेद को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लिट। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ये थॉमस यंग का प्रयोग क्या था, उतना ज्यादा स्टेटमेंट मैं लिखूंगा नहीं, बस आप समझ लीजिए, बहुत आसान है, आप भी लिख लीजिए। थॉमस यंग्स ने क्या किया, तो थॉमस यंग्स ने अपने प्रयोग में क्या किया कि यहां पर एक प्रकाश का स्रोत रखे, यहां पर क्या किया, एक प्रकाश का स्रोत रखे, सोर्स। इस सोर्स से प्रकाश की अनंत किरणें निकलेगी, सभी दिशाओं में निकलेगी। और इसके सामने इन्होंने क्या किया कि एक उत्तल लेंस लगा दिया। इसके सामने इन्होंने क्या किया, एक उत्तल लेंस लगा दिया। अब उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो ये क्या करेगी, समानांतर कर देगी, इसको समानांतर बीम में कन्वर्ट कर देगी। तो यहां से देखो कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें आई इस पर, यहां से जो है सो इस पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आई, और ये सारी किरणें यहां से जो है सो अपवर्तन के बाद क्या हो गई, समानांतर किरणों में बदल जाएगी। ये सारी प्रकाश क्या होगी, यहां से समानांतर किरणों में बदल जाएगी। उत्तल लेंस का केवल इतना ही काम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यंग्स ने क्या किया कि यंग्स क्या किया कि इन समानांतर किरणों के सामने में, इन समानांतर किरणों के सामने में यंग्स ने क्या किया कि एक ब्लैक कलर का स्क्रीन रख दिया, और एक ब्लैक कलर के स्क्रीन में इसने क्या किया कि दो स्लिट बना दिया, ये पहला स्लिट और ये दूसरा स्लिट। ब्लैक कलर के स्क्रीन में इसने क्या किया, ये स्लिट बना दिया। ये स्लिट देखिए कि यहां पर आपको मैग्नीफाइड दिख रहा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है, लेकिन इस स्लिट के बारे में सोचिए आप कि ये सुई के नोक के बराबर में। मैं ऐसे तुमको अगर कागज दूं पर्दा बोर्ड के जैसे, और उसमें ब्लेड से काटूं तो स्लिट तुमको ऐसा दिखेगा। अब इसी बोर्ड को मैं ऐसे घुमा दूं और बोले कि अब देखो, तो स्लिट तुमको कैसा दिखेगा, ऐसा पतला सा दिखेगा, एक लाइन गया है कोई सा, है कि नहीं? तो यही है क्या, इसका स्लिट। इस स्लिट का नाम हम लोग रखते हैं क्या, S1, और इसका नाम क्या रखते हैं, S2। अब देखिए कि यदि प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की किरण अगर सरल रेखा में गमन करती है तो यहां से इस प्रकाश की किरण को क्या चाहिए कि यहां से एक प्रकाश की किरण निकलती सीधे जाकर के वहां स्क्रीन पर, और यहां से भी एक प्रकाश की किरण निकलती और सीधे जाकर के क्या, एक स्क्रीन पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दोनों स्लिट के बीच का जो दूरी है S1 S2, इस S1 S2 दूरी को जो है तो इसने बोला स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी को जो रखना है इन मिलीमीटर रखना है, बहुत क्लोज रखना है एक दूसरे के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों स्लिट को क्या रखना है, एक दूसरे के बहुत क्लोज रखना है। जब क्लोज रखेंगे तो इसने क्या किया, फिर से स्लिट ने, यंग्स ने क्या किया, थॉमस यंग्स ने क्या किया कि थॉमस यंग्स यहां से बहुत दूर जाने के बाद एक स्क्रीन लगा दिया, व्हाइट स्क्रीन। क्या लगा दिया, एक स्क्रीन। ये जो है आपका ये क्या है, उजला कलर का एक स्क्रीन है, पर्दा है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टर वाला मूवी देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो
कि इस एक्सपेरिमेंट में, अच्छा यहां पर जो है तो जिस प्रकाश का उपयोग किया गया, ये स्रोत से जो प्रकाश का उपयोग किया गया ये एक वर्णीय प्रकाश था। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब कि ऐसी प्रकाश जिसका रंग फिक्स हो, एक पार्टिकुलर कलर का रंग। बात समझ में आ रहा है? पार्टिकुलर कलर का रंग हो, इसका मतलब इसका लैम्डा क्या हो जाएगा? फिक्स। वेवलेंथ क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर कलर का लाइट, और इसको बोलते हैं क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। ठीक ना? इसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है एक, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। बात समझ में आ रहा है? एक सिंगल कलर का लाइट है। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर लाइट सरल रेखा में चलती है तो यहां से जो बहुत सारी प्रकाश की किरणें आई है उसमें से होना क्या चाहिए था कि एक प्रकाश की किरण इस स्लिट से होकर के निकलती और यहां पर एक बिंदु सा बनाती, और दूसरी प्रकाश की किरण भी क्या होती? इस स्लिट से होकर के निकलती और यहां पर एक बिंदु सा बनाती, और बाकी जगहों पर चूंकि ये काला कलर का कागज है, ये काला पट्टी है, तो इस काला पट्टी के कारण प्रकाश तो पास करेगा नहीं, तो बाकी के जगह पर इधर भी छाया दिखना चाहिए था और इधर भी क्या दिखना चाहिए था? छाया दिखना चाहिए था। बीच में भी छाया दिखना चाहिए था। केवल दो बिंदुओं पर जो है तो आपको प्रकाश का बिंदु के जैसा प्रतिबिंब दिखना चाहिए था, ये प्रकाश आती। लेकिन यंग्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में देखा तो वो देख करके ये बात चौंक गया क्या कि आखिर हुआ क्या इस बीच में, आखिर हुआ क्या इस बीच में कि इसने देखा क्या कि यहां पर तो गजब का खेल चल रहा है, यहां पर गजब का खेल चल रहा है। क्या वो खेल था? वो खेल था क्या कि यंग्स ने देखा क्या कि यहां पर जो है तो हम लोग जो यहां एक बहुत दूर में स्क्रीन बना करके रखे हैं, इसके ठीक बीचों बीच, इसके ठीक बीचों बीच जो है, इसके ठीक बीचों बीच क्या देखा यंग्स ने कि एक चमकीली कलर की पट्टी बनी हुई है। ठीक बीचों बीच क्या बनी हुई है? एक चमकीली पट्टी बनी हुई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यंग्स ने देखा क्या? फिर यंग्स ने देखा क्या कि यहां एक चमकीली पट्टी है, ये ठीक बात है। इसके बाद देखा क्या कि फिर से एक डार्क पट्टी है और फिर से यहां पर एक चमकीली पट्टी है, बीच में डार्क को छोड़ दीजिए और फिर से एक चमकीली। फिर से देखा कि बीच में डार्क है और फिर से क्या है? एक चमकीली पट्टी, फिर डार्क है, फिर चमकीली पट्टी, और इस तरीके का पैटर्न ऊपर ही नहीं नीचे भी है। इस तरह का पैटर्न ऊपर ही नहीं नीचे भी है। और इस पट्टी को जो है तो इस पट्टी को जो है सो फ्रिंज बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो फ्रिंज बोला जाता है। फ्रिंज में इसको बोला क्या कि ये जो है तो जो ये वाला है आपका, जो ये वाला है आपका जिसको मैंने व्हाइट से दिखाया है, इसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। ठीक ना? चमकीली पट्टी, या आप इसको बोल सकते हैं प्रदीप्त पट्टी। बात समझ में आ रही है? और ये जो काला वाला है ये है क्या? डार्क फ्रिंज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदीप्त पट्टी। बात समझ में आ रहा है? फ्रिंज ही बोलेंगे, किताबों में भी फ्रिंजें ही लिखी होती है, हिंदी में भी। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, और सबसे बीच में क्या था? ब्राइट फ्रिंज था, और इस तरीके से यह पैटर्न चलता गया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो कि इस सिद्धांत का धज्जियां उड़ाया जा रहा है क्या कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती तो भैया होना क्या चाहिए था? यहां से एक लाइट रे आना चाहिए था, इधर कहीं एक बिंदु बनाना चाहिए था, दीप्त। क्या होना चाहिए था? इधर से एक लाइट रे आना चाहिए था, इधर कहीं बनाना चाहिए था, दीप्त। लेकिन ये बीच में तो अंधेरा रहना चाहिए था ना, ऊपर भी अंधेरा रहना चाहिए था ना, ऊपर भी नीचे भी अंधेरा रहना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि ऊपर और नीचे बहुत सारे अलग अलग पट्टियों का निर्माण हुआ, और ये पट्टियां एक पैटर्न में सजी हुई थी। जहां पर लाइट था इसको ब्राइट फ्रिंज बोले, और जहां पर लाइट नहीं था वो अंधेरा। फिर लाइट था, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह का एक पैटर्न देखा गया। अब इस एक्सपेरिमेंट ने मॉडर्न फिजिक्स के युग का आरंभ किया, और इस एक्सपेरिमेंट से वो सारी बातें साबित हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन को आज तक हम लोग पार्टिकल मानते थे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानते थे आज तक? पार्टिकल। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं कहां पर? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, वहां इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव कर रहा है? वेव के जैसा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल रहता तो यहां से सीधे जाता, एक बॉल जाकर के यहां पे लग जाता, यहां से सीधे जाता, पार्टिकल यहां पे लग जाता, बीच में तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या कि लाइट यहां से जो निकली है वो बेंड होकर के ऊपर गई है, तब तो यहां पर भी लाइट बना है।
बेंड होकर के यहां से नीचे गई है, तब भी तो यहाँ क्या बना है, लाइट आया है, डार्क बना है, ब्राइट बना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब कि ये लाइट रे सीधे नहीं चलती है, ये वेव के जैसे कैसे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर चलती है। और ये थ्योरी जो है, सो यंग्स का एक्सपेरिमेंट क्या करता है, तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की धज्जियां उड़ा के रख देता है। बात समझ में आ रहा है कि ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट, और ये थॉमस यंग्स इनका पूरा नाम था, इनका कहा हुआ बात इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक चीजें सही हो रही है। और संभावनाएं हैं कि जिस तरीके से रिसर्च चल रही है, अगले 100, 200, 500 साल तक इनके बातों को कोई काट नहीं पाएगा। क्यों? कि अगर पार्टिकल नेचर में, जिस एटम को आप पार्टिकल मानते थे, जिस न्यूक्लियस को आप पार्टिकल मानते थे, जिस इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिकल मानते थे, अगर हम उसको आज वेव के रूप में ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, वेव के रूप में उस पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, तो ये देन है केवल और केवल किसका? थॉमस यंग्स का। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो एक सिंपल सा पार्टिकल था भाई, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल मोशन कैसे है? वेव के जैसे। तो इस एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोला गया? यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्या? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि S1 और S2 से जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। यहां से यहां तक का ये दूरी D/2, और यहां से यहां तक का भी ये दूरी कितना? D/2। आपको याद रहे कि जो S1 S2 के बीच की दूरी D है, इसको माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में लेना है। बहुत छोटा डिस्टेंस है ये जूम करके दिखाया गया है आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं? और इसके सामने जो ये स्क्रीन रखा हुआ है, ये जो स्क्रीन रखा हुआ है, ये यहां से इसको मान लेते हैं क्या, कि कैपिटल D डिस्टेंस पर है, और ये जो D रहेगा ये किस में रहेगा? इन मीटर में। मतलब ये मिलीमीटर में और ये मीटर में 1000 गुना का डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके रिस्पेक्ट में जो है, सो ये स्क्रीन कितना दूर रखा हुआ है? बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। यही एक्सपेरिमेंट था किसका? यंग्स का एक्सपेरिमेंट था। यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा भाई? यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक पर्दा लिया काला कलर का, उसमें 2 स्लिट बनाया। 2 स्लिट बनाया तो होना क्या चाहिए था कि यहां से जो लाइट आया, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर का लाइट, ये सिंगल कलर के लाइट को एक को यहां जाकर के यहां एक चमकीला पट्टी बनाना था, और एक को यहां जाकर के एक चमकीला पट्टी बनाना था। लेकिन इसने ऑब्जर्व क्या किया कि इस स्क्रीन पर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंज का एक पैटर्न मिल रहा है, और ये इतना छोटा नहीं, इनफाइनाइट ऊपर तक, इनफाइनाइट नीचे तक बहुत लंबा पैटर्न मिल रहा है। यही था क्या? यंग्स का एक्सपेरिमेंट। अब इस यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट करना है क्या कि कहां पर ब्राइट बनेगा, कहां पर डार्क बनेगा। ब्राइट बनेगा तो कितना दूर में ब्राइट रहेगा, डार्क बनेगा तो डार्क की चौड़ाई कितनी रहेगी, ब्राइट की चौड़ाई कितनी रहेगी। ये सारे चीजों को हम लोगों को क्या करना है? डील करना है इस यंग्स के एक्सपेरिमेंट में। और बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चीजें आपके समझ में आने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? हम सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इस सेंट्रल पॉइंट का, बीच वाले पॉइंट का, जिसको हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। ये जो आपका बीच वाला ब्राइट है, सेंटर वाला ब्राइट, इसको बोला जाता है क्या? केंद्रीय दीप्त। बात समझ में आ रहा है? या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट, या इसको हिंदी में कहीं कहीं उच्चिष्ट भी लिखा होता है। बात समझ में आ रहा है? उच्चिष्ट। और उच्चिष्ट में भी ये कैसा उच्चिष्ट है? तो केंद्र पर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट। बात समझ में आ रहा है? हिंदी में बहुत सारे तुमको नाम मिल जाएंगे अलग अलग। हम लोग सेंट्रल ब्राइट का बात, सेंट्रल का भी मतलब समझते हो, ब्राइट का भी मतलब समझते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डार्क का भी मतलब समझते हो। फ्रिंज को हिंदी में भी फ्रिंज ही लिखा हुआ होता है। ज्यादा से ज्यादा इसके लिए हम लोग पट्टी का यूज करेंगे। वर्ड क्लियर है? अब अगर आपको बोला जाए कि यंग्स का एक्सपेरिमेंट एग्जाम में लिखना है, तो आप क्या कहिएगा कि यंग्स ने क्या किया भाई? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत लिया। प्रकाश के स्रोत के सामने में इसने क्या किया? एक काली कलर की पट्टी में 2 छोटे छोटे स्लिट बनाए, जो एक दूसरे के बेहद करीब थे, नैनोमीटर में। तो अगर प्रकाश किरण होती, सीधी रेखा में चलती, तो इस स्लिट से होकर के केवल 2 बिंदुओं पर उच्चिष्ट दिखना था, दीप्त दिखना था। लेकिन यंग्स के एक्सपेरिमेंट से यह प्राप्त हुआ कि सामने रखे स्क्रीन पर जो है सो ब्राइट डार्क का एक बहुत ही लंबा पैटर्न देखने को मिला।
अब इस पैटर्न देखने को मिला, यही है क्या, यंग्स का एक्सपेरिमेंट, बस इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें एक दो चीज लिख दीजिएगा खाली, क्या कि ये छेद बहुत छोटा होगा, इस दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। कैसे? मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में। और इसके रिस्पेक्ट में स्क्रीन बहुत दूर रखा हुआ है, कितने में, मीटर में। बात समझ में आ रहा है? ये सारी एजम्पशन के बाद अब हम लोग जो है सो इसके कैलकुलेशन पे चलेंगे। तो अब ये पीछे वाला सेटअप हटाएंगे, केवल स्लिट और यहां से प्रकाश का बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? केवल स्लिट और यहां से प्रकाश का हम लोग बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो देखिए कि जो सबसे पहली बात होगी इसमें, जो सबसे पहली बात होगी, ये सबसे पहली बात होगी किसके लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट। और इस केंद्रीय उच्चिष्ट को ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए लिखते हैं क्या, सेंट्रल ब्राइट। और इस सेंट्रल ब्राइट के लिए शॉर्ट में यूज करेंगे सीबी का। बात समझ में आ रहा है? देखिए कि यंग्स का सेटअप बनाते हैं। यंग्स के सेटअप में क्या था मेरे भाई, तो यंग्स के सेटअप में था, यंग्स के सेटअप में क्या था कि अपने पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन थी। तो ब्लैक स्क्रीन तो इस ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे तो कुछ ज्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ये क्या थी, दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है। चलो ये लेते हैं, ये लेते हैं। ये है क्या, एक ब्लैक स्क्रीन है। ब्लैक स्क्रीन में हम लोगों ने क्या किया है, तो दो छोटा छोटा क्या किया है, स्लिट बनाया है। और इस दोनों छोटे छोटे स्लिटों का जो नाम रखा है हम लोगों ने, इस दोनों छोटे छोटे स्लिटों का जो नाम रखा है, वो नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है S1 और इसका नाम क्या रखा है, इस दोनों के बीच की जो दूरी है S1 और S2 के बीच की दूरी, ये है कितनी, D। ठीक ना? छोड़िए ना, ज्यादा दिमाग काहे लगाना, फालतू में लेना का देना पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? टेक्निकली हम भी उतना स्मार्ट आदमी नहीं ना है। चलिए क्या बोल रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का स्क्रीन लगा दिए, स्क्रीन में दो स्लिट बना दिए, S1 और S2, दोनों के बीच की दूरी कितनी, D। और इससे बहुत दूरी पर, मीटर में हम लोग बहुत दूर पर क्या किए कि एक व्हाइट कलर का स्क्रीन लगा दिए। इससे बहुत दूर पर हम लोग क्या किए, एक व्हाइट कलर का स्क्रीन लगा दिए। अब देखो कि इस स्क्रीन से जो अगर हम लोग सेंट्रल पॉइंट का बात करेंगे, सेंट्रल पॉइंट का बात करेंगे तो सेंट्रल पॉइंट कैसे, कुछ इस तरह का, सेंट्रल पॉइंट कैसे, कुछ इस तरह का। इस दोनों के बीच की दूरी जो है सो स्क्रीन और इस काली पट्टी के बीच की दूरी का डिस्टेंस कितना मानते हैं, कैपिटल डी मानते हैं। जो डी किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। और यहां स्मॉल डी किस में रहेगा, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में रहेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि यहां से स्रोत से एक प्रकाश की किरण निकलेगी और निकलेगी तो ये पॉइंट जो है ये है क्या, तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? और इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, क्या, पॉइंट पी। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर यहां से प्रकाश की किरण निकली तो यहां से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, यहां से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये प्रकाश की किरण यहां से सीधे जाकर के कहां पर मिलेगी, यहां पर, इस पॉइंट पर, सेंट्रल पॉइंट पर जाकर के मिलेगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यहां से भी जो प्रकाश की किरण निकल रहेगी ये भी कहां पर जाकर के मिलेगी, सेंट्रल पॉइंट पर। मतलब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे पॉइंट पी पर मिली है और मिलने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में देखना है क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों को देखना है क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब पाथ डिफरेंस कितना रहे, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पाथ डिफरेंस कितना रहे, λ/2। पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों तरंगों के द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों तरंगों के द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर। तो भैया जरा सा ध्यान से देखना कि यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये है कितना, d/, और यहां से यहां तक का भी ये डिस्टेंस है कितना, d/। दोनों के लिए अगर इस पॉइंट का नाम मान लो, हम मान लेते हैं O थोड़ा देर के लिए, तो O से लेकर के P तक दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे के लिए कॉमन साइड है। और दोनों के लिए देखिए कि ये सेंट्रल से ये भी राइट एंगल पर और ये भी कितने एंगल पे, राइट एंगल पे, है कि नहीं? इस तरह से आप देखेंगे क्या कि अगर OS1 का बात करें, दो ट्रायंगल में OS1P में, आप देखिए कि इन ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें, इन ट्रायंगल OS1P एंड ट्रायंगल OS2P, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? OS1
और OS2 बराबर है OS1 बराबर किसके, OS2 के, और ये दोनों किसके बराबर, dy2 के। आप ध्यान से देखिए कि OP बराबर OP दोनों में कॉमन है, किसके बराबर में, कैपिटल डी के बराबर में। आप ध्यान से देखिए कि S1OP जो एंगल है, एंगल S1OP इक्वल टू एंगल S2OP है, और ये दोनों किसके बराबर में है, साइड एंगल साइड लग रहा है क्या, तो बाय SAS कन्गुरेंसी अगर बात करें, SAS सर्वांग समता बोलते हैं आप लोग, है ना, कि अगर SAS सर्वांग समता से बात करें तो त्रिभुज OS1P जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज OS2P के, हो जाएगा कि नहीं। और सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुज का जो सम्मुख भुजाएं होती है CPCT, ठीक ना, कन्गुरेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्गुरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट एंगल के सामने का S1P और उधर राइट एंगल के सामने का S2P बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर्वांग सम हो गया। तो इसका मतलब कि इस सोर्स से प्रकाश जितना दूर चला है, इस सोर्स से भी प्रकाश ने उतना ही दूर चला है। तो जब मैं भी सेम डिस्टेंस चला और आपने भी सेम डिस्टेंस चला, तो हम दोनों के पथ में अंतर कितने का हुआ, 0 का हुआ। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में बात करेंगे किसका, पथांतर का, कि पथ में कितने का अंतर हुआ, पथांतर, अगर हम लोग बात करेंगे किसके, पाथ डिफरेंस का, अगर पथांतर पाथ डिफरेंस का बात करेंगे तो भैया पथांतर को कितना लिखते हैं, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना होगा, तो पहले वाले ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया S1P और माइनस दूसरे वाले ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, अब दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर कितने का आ जाएगा, 0 का। क्यों कि चूंकि S1P जो है किसके बराबर में है, S2P के बराबर में है, पाथ डिफरेंस आ गया 0 का। अब पाथ डिफरेंस 0 का मतलब कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव, तो पाथ डिफरेंस 0 का मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव में चमकीला बनेगा कि डार्क बनेगा, चमकीला बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ डिफरेंस यहां पर 0 का आया, पाथ डिफरेंस 0 का आया कि अतः केंद्रीय बिंदु, अतः केंद्रीय बिंदु P पर, अतः केंद्रीय बिंदु P पर व्यतिकरण जो है, अतः केंद्रीय बिंदु P पर जो व्यतिकरण है ये कैसा है, समपोषी व्यतिकरण है, और समपोषी व्यतिकरण होने के कारण, समपोषी व्यतिकरण यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या, कंस्ट्रक्टिव। देखिए बहुत सारे टर्म है जो आप हिंदी में कंफ्यूज आ जाइएगा, समपोषी और विनाशी पढ़ पढ़ के, कंस्ट्रक्टिव ज्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आपको भी लग रहा होगा, ठीक ना। तो अतः केंद्रीय बिंदु P पर जो है सो समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। क्यों भाई, कि पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, 0 का, और पाथ डिफरेंस 0 का मतलब व्यतिकरण किस प्रकार का, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो पाथ डिफरेंस 0 है, इसका मतलब कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ये व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण है, अतः बिंदु P पर जो है, अतः बिंदु P पर जो है आपका क्या बनेगा, बिंदु P पर केंद्रीय दीप्त, केंद्रीय दीप्त जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट का निर्माण होगा, सेंट्रल ब्राइट का क्या होगा, निर्माण होगा। अब फिर देखना कि यहां पर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट लिए हैं, एक वर्णीय प्रकाश लिए हैं। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब लैम्डा फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स, स्रोत एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स, कोहेरेंट सोर्स है दोनों, फ्रीक्वेंसी फिक्स, इसीलिए टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर यहां से अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी और यहां से अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो यहां पर ब्राइट तो बनेगा, लेकिन टाइम बदलेगा तो यहां ब्राइट डार्क टाइम के साथ साथ खेलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करने लगेगा। अब फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करने लगेगा तो इंटेंसिटी भी टाइम पर डिपेंड करेगा। तो कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो चमक दिखेगा, और कभी इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो डार्क दिखेगा, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होगा कि तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोगों को जो लाइट का यूज करना है यहाँ पर कैसा, कोहेरेंट लाइट का, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक जैसा। और फ्रीक्वेंसी एक जैसे होने पर क्या होता है कि टाइम पर फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। सेंट्रल ब्राइट का निर्माण होगा और इसी ब्राइट को जो है सो यहाँ पर जो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इस सेंट्रल ब्राइट को हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट बना के दिखाएं, और ज्यादा ब्राइट बना करके दिखाएं तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा करें, और यहाँ पर आप बनाएं क्या, ये ब्राइट, और इस ब्राइट का नाम हम लोग रखते हैं क्या, इस ब्राइट का नाम हम लोग क्या रखते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। बातें समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर क्या बनेगा, बीच में, ठीक बीच में क्या बनेगा, ब्राइट की डार्क, ब्राइट। क्या कारण है कि डेल्टा एक्स, देखो S1P S2P दोनों के द्वारा चला गया पाथ कैसा, बराबर। पाथ बराबर का मतलब पाथ का अंतर कितने का, अब पाथ का अंतर 0, इसका मतलब इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट चमकीला बनता है कि अंधेरा बनता है, दीप्त बनता है, दीप्त बनेगा। इसका मतलब कि जो सेंट्रल पॉइंट पे जो लाइट बनाएगी वो कैसी बनाएगी, दीप्त बनाएगी, और इसी दीप्त को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि किसी बिंदु P पर, अगर ऊपर हम लोग मान ले कि कोई बिंदु P है, तो इस किसी बिंदु P पर जो है सो ब्राइट या डार्क की स्थिति क्या होगी। बात समझ में आ रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से किसी बिंदु P पर ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनेगा, और उसकी स्थिति कितनी होगी, यहां से कितनी ऊपर ब्राइट बनेगी, कितनी ऊपर डार्क बनेगी, क्योंकि ब्राइट डार्क का पैटर्न बनेगा। तो ये कहां कहां पर बनेगा, इसका लोकेशन हम लोगों को पता करना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका लोकेशन हम लोगों को पता करना है। तो इसका लोकेशन पता करने के लिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, हेडिंग लगाएंगे क्या कि सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से मान लीजिए कि y दूरी पर, y दूरी पर बने फ्रिंज, बने फ्रिंज की स्थिति, कि सेंट्रल फ्रिंज से जो y दूरी पर बनी हुई फ्रिंज की है वो स्थिति क्या है, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा। किस कंडीशन में ब्राइट बनेगा, किस कंडीशन में ये डार्क बनेगा। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग फिर से वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं, फिर से अगर हम लोग वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं, तो भाई वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यंग्स का, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कैसे, कि यंग्स ने कैसे लिया है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या किया है भाई, यंग्स ने जो है सो क्या किया है कि एक ब्लैक कलर का कोई पट्टी ले लिया है, और इस ब्लैक कलर के पट्टी के बीच में जो है सो यंग्स ने छोटा छोटा 2 स्लिट बना लिया है, जिस स्लिट में से एक का नाम रखा है यंग्स ने S1 और एक का नाम रखा है क्या, S2। फिर यंग्स ने क्या किया है कि यहां से बहुत दूर जाने के बाद एक व्हाइट कलर का स्क्रीन रख लिया। व्हाइट कलर के स्क्रीन से यंग्स ने क्या किया, व्हाइट कलर के स्क्रीन से यंग्स ने क्या किया कि एक बीचों बीच एक पॉइंट डिसाइड कर लिया। इस पॉइंट पे हम लोग देख लिए भाई कि इस पॉइंट पर जो बन रहा है, इस पॉइंट पर जो बन रहा है, ये इस पॉइंट पर जो चीज बन रहा है उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, सेंट्रल ब्राइट रखा, चमकीला बन रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां से y दूरी पर कोई पॉइंट है P, कोई भी फ्रिंज है, इसके बारे में पता नहीं अभी कि ये चमकीला है कि डार्क है। बात समझ में है? इसके बारे में अभी हमको पता नहीं है कि ये चमकीला है कि डार्क है। मान लो थोड़ा देर के लिए कि वो चमकीला है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं क्या कि वो चमकीला है। चमकीला इसका मतलब यहां से भी लाइट रे वहां पर पहुंची है और यहां से भी लाइट रे वहां पर पहुंची है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो चमकीला है इसका मतलब यहां से लाइट रे यहां पर पहुंची है। फिर से हम लोग एक बार अपना सेटअप का पूरा डिजाइन कर लेते हैं कि सेटअप के डिजाइन में क्या, सेटअप के डिजाइन में क्या कि जो आपका सेटअप के डिजाइन में क्या कि जो यहां से यहां तक की दूरी है, इस दूरी को हम लोगों ने क्या बोला था, डी बोला था। कोई दिक्कत नहीं, ये डी बहुत छोटा होगा और यहां से लेकर के जो इस स्क्रीन तक के बीच की दूरी थी, इस दूरी को हम लोगों ने क्या बोला था, कैपिटल डी। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए कि मान लीजिए क्या कि यहां से जो है, तो यहां से जो है तो एक प्रकाश की किरण चली और वाई पोजीशन पर पहुंची, ऐसे पहुंचेगी है कि नहीं, और यहीं से जो है
तो एक और प्रकाश की किरण यहां से चली और कहां पर पहुंच गई, वाई पर पहुंच गई, ऐसे पहुंचेगी कुछ। दोनों स्लिट से क्या हुआ, प्रकाश का किरण कहां पर पहुंचा, वाई बिंदु पर पहुंचा, और दोनों अगर मिल करके वहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दे तो चमकीला हो जाएगा, अगर दोनों मिल करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दे तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कि ये दोनों तरंग यहां से जाए और यहां पर मिल करके अगर कंस्ट्रक्टिव कर दे तो ये चमकीला बन जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये यहां से जो है, तो ये बिंदु जो P है आपका, ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम लोग रखते हैं P, क्योंकि हर जगह P बिंदु के लिए कैलकुलेट करेंगे, और ये यहां से कितना ऊपर है, y दूरी पर है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। मान लो कि केंद्रीय पॉइंट से हम लोग इसको मिलाते हैं, देखना यहां पर बहुत इमेजिनेशन तगड़ा है, कि अगर हम इस केंद्रीय पॉइंट से हम इसको मिलाते हैं और मान लेते हैं क्या, कि ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल है कितना, थीटा। तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये S1 और S2 ये मैंने यहां जूम करके बनाया है, एक्चुअल में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बेहद करीब है, मिलीमीटर में। तो ध्यान देना कि इस दोनों को जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जैसे बिहेव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। जैसे जैसे हम इसको नजदीक लाएंगे मिलीमीटर में, तो ये तीनों रेखाएं जो आपको दिख रही है, ये तीनों रेखाएं कौन सी, ये वाली, ये ब्लू वाली और ये व्हाइट वाली, ये तीनों रेखाएं क्या दिखेगी आपको, समानांतर दिखेगी। तो S1 और S2 बेहद करीब हैं। यहां पर क्या है, S1 एवं S2 जो है ये क्या है, बेहद करीब है, और बेहद करीब में कितना, बेहद करीब है, D जो है एक इसमें है इन मिलीमीटर। S1 और S2 बेहद करीब है। तो जब बेहद करीब होगा, इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट का नाम हम O रख लें तो S1P, OP और S2P लगभग एक दूसरे के क्या हो गए, समानांतर। मान लो 3 रस्सी है, 3 बिंदु पर बंधी हुई है और एक बिंदु यहां बंधी हुई है। अब इस तीनों रस्सी में से अगर दोनों को हम नजदीक लाते जाएंगे तो ये तीनों रस्सी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो S1 एवं S2 बेहद करीब हैं, D मिलीमीटर में है, अतः जो आपका S1P है, जो आपका S2P है एवं जो आपका OP है, तीनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के कैसे होंगे, समानांतर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर तीनों एक दूसरे के समानांतर होंगे भाई, तो अगर तीनों एक दूसरे के समानांतर है तो ध्यान देना कि अगर मैं यहां से एक क्षैतिज रेखा खींच लूं, अगर मैं यहां से एक क्षैतिज रेखा खींच लूं और ये रेखा समानांतर है, तो अगर ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है तो ये भी क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से कि यहां पर देखो कि ये पूरा कोण कितने का है, 90 का, जिसमें से एक हो गया थीटा, तो ये दूसरा वाला कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब आपको स्पष्ट देख के ये बात लगा होगा कि ये S1 से P तक की दूरी कम है और S2 से P तक की दूरी क्या है, अधिक है। मतलब यहां पर पथ का अंतर कुछ ना कुछ होगा। अब पथ का अंतर कितना होगा भाई, तो पथ का अंतर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पथ का अंतर जानने के लिए हम S1 से इस पर क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। अब देखो कि ये भी यहां पर लंब, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी मान लो M। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या मान लिए, M। अब ये देखो कि M से लेकर के P तक की दूरी और S1 से लेकर के P तक की दूरी क्या है, बराबर है। मतलब जो पथ का अंतर है वो S2M के बराबर में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको जो है सो S1P और बराबर जो है सो आपको दिखेगा कितना, MP के बराबर। और फिर मैं कन्ग्रुएंट नहीं करूंगा, ठीक ना। कन्ग्रुएंट करके तुम समझ जाओ कि S1P और MP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब S2 से जो P तक चला गया है वो ज्यादा चला गया है। कितना ज्यादा चला है, S2M के बराबर में। यहां से S1 से कोई आदमी चला 5 किलोमीटर चला, S2 से कोई आदमी चला 6 किलोमीटर चला, तो ये कितना ज्यादा चला, इतना ही ना ज्यादा चला, 1 किलोमीटर। और ये 1 किलोमीटर किसके बराबर में है, S2M। इसका मतलब कि यहां पर जो
पथांतर हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये S2m के बराबर में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कि जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो किसके बराबर में, S2m के बराबर में। और यही S2m का वैल्यू अगर हमको निकल जाए तो अपना काम हो जाए। अब देखना कि S2m निकालने के लिए त्रिभुज S2 S1m में देखो, देखना किसमें, इन ट्रायंगल S2 S1 और m में। अगर आप देखिएगा त्रिभुज S1 m और S2 में, ध्यान से देखिएगा, S1 S2 m, ये वाला त्रिभुज S1 m S2 में ध्यान से देखना कि इसमें तीन कोण है, तीन कोण है, जिसमें से एक कोण 90 माइनस थीटा है, एक 90 डिग्री है, तो ये तीसरा कोण हमको निकालना है। तो अगर तीनों कोण का योग हम लोग देखेंगे तो तीनों कोणों का योग, एक है कितना 90 माइनस थीटा, एक है कितना 90, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है कि नहीं। और एक तीसरा एंगल जो कहां पर बन रहा है, S1 पे, जो S1 पे एंगल बन रहा है वो हमको पता नहीं है। तो अगर देखिएगा कि एंगल S1 प्लस 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 से 180 गया, एंगल S1 के जगह पर जो आपका आ रहा है माइनस थीटा इधर जाएगा, ये कितने के बराबर में, थीटा के बराबर में। इसका मतलब कि इस त्रिभुज में एक एंगल 90 माइनस थीटा है, एक 90 है, तो ये वाली जो चीज हो जाएगी ये किसके बराबर में हो जाएगी, थीटा के बराबर में हो जाएगी। इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या आपको? इतने बात में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसी S1 S2m में देखिए कि त्रिभुज S1 S2m में जो हम लोग लगाएंगे, त्रिभुज S1 S2m में हम लोग लगाएंगे क्या, साइन थीटा बराबर। और साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर P/H, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर S2m और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज S1 S2, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P/H लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर S2m अपॉन S1 S2 के बराबर में। और यहां से आप देखिए कि अगर आप साइन थीटा देखिएगा तो S2m, ये जो S2m है, ये S2m को हम लोगों ने क्या बोला है, डेल्टा x, ठीक है। इस S2m को हम लोगों ने क्या बोला है, डेल्टा x। और ये जो S1 S2 है ये कितनी दूरी है, d के बराबर में है, तो यहां से बाई d हो जाएगा कि नहीं। अगर यहां से हम लोग डेल्टा x लिखेंगे बेटा तो d को इधर लेके आओगे तो ये d साइन थीटा के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि जब आपको यहां से ये चीजें समझ में आई है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस है मिलीमीटर में और यहां से ये वाली डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में चल रही है, मीटर में चल रही है। यानी कि इस d के रिस्पेक्ट में जो ये वैल्यू होगा ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि ये है मिलीमीटर में एक दूसरे के एकदम चिपका हुआ, और उस हिसाब से जो ये पाथ डिफरेंस होगा ये क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि मैं पहले ये ज्यूम लिया हूं क्या कि d डिस्टेंस तक गया है, तो इस दोनों के बीच का जो गैप होगा, ये देखो कि ये d डिस्टेंस जो है ये मिलीमीटर में और ये वाला मीटर में है, 1000 गुना का अंतर है करीब करीब इसमें। और 1000 गुना का अंतर है तो तुम देखो कि यहाँ साइन थीटा में जो है, सो साइन थीटा में ऊपर वाला डिस्टेंस मीटर में और नीचे वाला डिस्टेंस क्या, मिलीमीटर में। चलिए इस बात को रहने देते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि अब देखिए कि इस ट्रायंगल में OP और इस सेंट्रल ब्राइट वाले का नाम रख लीजिए क्या, इस सेंट्रल ब्राइट वाले पोजीशन का नाम रख लीजिए क्या, N। ये भी आपको पता है कि ये राइट एंगल है, पता है कि नहीं। तो अब देखिए कि इस त्रिभुज में जो है, तो हम लोग देखते हैं किस चीज को, हम लोग देखते हैं किस चीज को, OPN में, ठीक है। अब OPN में अगर बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग बात करें किसमें, त्रिभुज OPN में, और OPN में हम लोग लिखें tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर और अपॉन कितना, बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है PN और बेस है कितना, ON, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कितना, PN और बटा कितना, ON। ध्यान से देखो कि इस tan थीटा का जो वैल्यू है ये PN कितने के बराबर, Y के बराबर, और ये ON कितने के बराबर, कैपिटल D के बराबर में। तो इसको कितना लिखेंगे, Y बटा D। अब तुम यहां से देखो
कि इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग मिलीमीटर में मेजर कर रहे हैं और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर कर। तो वर्टिकल डिस्टेंस ये y भी किस में होगा, मिलीमीटर में ही होगा, और ये किस में है, मीटर में है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो y है ये किस में है, इन मिलीमीटर, और d जो है ये किस में है, इन मीटर है। तो मीटर से अगर मिलीमीटर में भाग देंगे तो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा। बहुत छोटा का मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। तो यहां पर जो है सो हम लोग ये चीज मेंशन करेंगे क्या कि y इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी आया, ये ठीक है, ठीक ना। लेकिन यहां पर देखिए कि जो आपका y है ये क्या है, मिलीमीटर में है, ये किस में है, मिलीमीटर में है, और जो d है ये किस में है, मीटर में है। अतः 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 जो tan थीटा का मान आएगा मिलीमीटर बटा मीटर, बहुत छोटा आ जाएगा, बहुत छोटा आ जाएगा। अतः tan थीटा का मान, tan थीटा का मान जो होगा, ये tan थीटा का मान क्या होगा भाई, बहुत छोटा होगा, और tan थीटा का मान बहुत छोटा होगा। अतः अतः थीटा का मान भी क्या होगा, अतः थीटा का मान भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अतः थीटा का मान भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब देखो कि थीटा का मान भी बहुत छोटा होगा, तो यहां पर हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि बहुत छोटे थीटा के लिए, बहुत छोटे थीटा के लिए, बहुत छोटे थीटा के लिए जो है तो आपका tan थीटा बराबर हो जाता है किसके, और ये सब बराबर हो जाते हैं किसके, थीटा के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से देखो साइन थीटा का मान है डेल्टा एक्स बाई डी, और tan थीटा का मान है y बाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। जब दोनों बराबर ही है तो tan थीटा का मान कितना, y बाई डी, और इक्वल टू साइन थीटा का मान कितना, डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। यहां से आप देखिए कि डी को इधर ले जाइएगा तो डेल्टा एक्स जो निकल के आएगा, यहां से जो डेल्टा एक्स निकल के डी डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स निकल के जो आ जाएगा कितना, डी वाई बाई कितना, डी, डी वाई बाई कितना, डी। और यहां से जो है तो तुम्हारा देखोगे कि यहीं से जो अगर y निकालना है तो d को इधर ले आओगे, तो अगर y निकालना है तो y बराबर जो लिखेंगे हम लोग, y बराबर जो लिखेंगे हम लोग, ये y बराबर क्या चीज लिखेंगे भाई, तो y बराबर लिखेंगे इस d को इधर ले जाएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो d बाई डी हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया, इतनी पूरी मैकेनिज्म की नहीं समझ में आई। ये पूरी मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर देखा कि ये अगर यहां से चला है तो कम दूरी चला है, ये अगर यहां से चला है तो ज्यादा दूरी चला है। कितना ज्यादा दूरी चला है तो लंब डाल लेंगे, इतना भाई ज्यादा चला है, और जितना ज्यादा चला है वही पाथ डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना है, S2m के बराबर में। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या किए, इसको थीटा माने, क्यों कि ये तीनों एक दूसरे के बेहद ही करीब है, तो लगभग लगभग समानांतर होगा, और समानांतर होगा तो अगर हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से ये थीटा कोण बना रहा है तो क्षैतिज से ये भी कितना बनाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 190 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें साइन थीटा लगा दिए, साइन थीटा लगा दिए, साइन थीटा का मान निकल गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखे, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या देखे, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखे इसमें ONP में tan थीटा लगाए, tan थीटा परपेंडिकुलर y बाई बेस कितना d, y बाई डी लगाए, tan थीटा निकल गया। अब देख रहे हैं कि y मिलीमीटर में और d किस में, तो मिलीमीटर में मीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो कैसा वैल्यू मिलेगा, वेरी स्मॉल वैल्यू मिलेगा, और वेरी स्मॉल वैल्यू मिलेगा भाई तो थीटा का मान भी क्या होगा, बहुत, और बहुत छोटे थीटा के लिए साइन थीटा और tan थीटा थीटा के बराबर में होते हैं। थीटा के बराबर में होता है tan थीटा का वैल्यू y बाई डी और साइन थीटा का वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डी। यहां पर y इक्वल टू डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एक्स मिला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान देना कि हमारे पास मिला है क्या, y बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू कितना, डेल्टा एक्स। यदि यदि y पर, यदि हम चाहते हैं क्या कि y दूरी पर
यदि y दूरी पर यानी कि बिंदु P पर, यदि हम चाहते हैं क्या कि y दूरी पर यानी कि बिंदु P पर जो है तो उच्चिष्ट का निर्माण हो, उच्चिष्ट का निर्माण हो, और उच्चिष्ट का निर्माण का मतलब क्या, ब्राइट फ्रिंज बने, ब्राइट हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसा इंटरफेरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा। और हम चाहते क्या कि y पर बने ब्राइट, तो y पर ब्राइट बने इसके लिए कैसा होना चाहिए इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अतः कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स का जो मान होना चाहिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, डॉट डॉट डॉट, और जनरलाइज कितना लिखेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। तो देखो, तो जीरो वाली बात तो हम लोग कर लिए हैं। कहां पर जीरो वाली बात कर लिए हैं, सेंट्रल ब्राइट पे, पहला वाला ब्राइट कहां, जीरो, इसको यहीं से सेंटर से काउंट करना शुरू करेंगे, जीरो, अगला ब्राइट 1 होगा, अगला 2 होगा, 3 होगा। तो हम चाहते हैं क्या कि y पर क्या बने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, n लैम्डा। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ब्राइट चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं प्रथम उच्चिष्ट B1, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम चाहते हैं पहला उच्चिष्ट की y पर जो है तो ब्राइट बने, तो इसको लिखो y ब्राइट 1, पहला ब्राइट चाहते हैं y पर, तो पहला ब्राइट चाहते हैं तो y का फॉर्मूला कितना है, d/d, जो तो नहीं बदलेगा कभी। ये स्क्रीन का यहां से दूरी कैपिटल D नहीं बदल रहा है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी भी नहीं बदल रहा। अगर y बदलेगा यहां से तो पथ का अंतर भी क्या होगा, बदलेगा, मतलब केवल डेल्टा एक्स, ज्यादा ऊपर जाएगा तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, नीचे आएगा ये डिफरेंस और क्या हो जाएगा, कम जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और जब बीच में आ जाएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो वाला चीज तो हम लोग काउंट कर लिए हैं। अब 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं कि पहला के लिए जो डेल्टा एक्स का वैल्यू रखोगे, कितना रखोगे, लैम्डा, क्यों कि यहां पर डेल्टा एक्स 1 इक्वल टू कितना रखेंगे, लैम्डा। बात समझ में आ रहा है। अगर हमको y सेकेंड ब्राइट चाहिए B2, तो d/d, और दूसरा ब्राइट कहां पर बन रहा है, 2 लैम्डा पे, तो इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 2 लैम्डा। इसको ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा कितना, 2d/d इंटू कितना, लैम्डा, क्यों कि यहां पर जो है सो आपका डेल्टा x2 जो है ये कितना। इसी तरीके से अगर हम y B3 देखना चाहें तो ये कितना बन जाएगा, 3d लैम्डा बाय d। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला ब्राइट d लैम्डा बाय d, दूसरा ब्राइट 2d लैम्डा बाय d, तीसरा ब्राइट 3d लैम्डा बाय d। अगर हम nवां ब्राइट चाहें, y ब्राइट nth ब्राइट, तो कितना हो जाएगा, n d लैम्डा बाय d। यहां पर ध्यान रखिएगा कि लैम्डा जो है ये आपका एंगस्ट्रम में दिया रहेगा सवाल में, कैपिटल D मीटर में दिया रहेगा, स्मॉल d नैनोमीटर मिलीमीटर में दिया रहेगा। इस सब को सॉल्व करेंगे तो y जो आएगा, y जो आएगा सबको अगर मीटर में बदल के करेंगे तो y भी मीटर में आएगा, और सबको अगर नैनोमीटर मिलीमीटर में बदल के करेंगे तो y भी किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। बात समझ में आ रहा है। ये nवां ब्राइट का पोजीशन हुआ। क्या तुमको कहे कि 5वां ब्राइट बताओ, तो जिस प्रकाश को तुमने दौड़ाया है उसका तरंगदैर्घ्य तुमको पता है, स्क्रीन के बीच का और पट्टी के बीच का दूरी तुमको पता है, दोनों स्लिट के बीच का दूरी तुमको पता है। भाई तुम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो तुमको ये सब चीजें तो पता होगी। अब तुमको हम कहे कि बताओ 5वां ब्राइट कितने दूरी पे होगा, अरे अच्छा 5वां ब्राइट, रुको, हम 4000 एंगस्ट्रम के प्रकाश को दौड़ा रहे हैं, मेरे स्क्रीन के बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मिलीमीटर है। अच्छा तुम कौन सा ब्राइट बोला, 5वां ब्राइट, एन का वैल्यू 5 रखो, सॉल्व कर लो, जो आएगा वही y का डिस्टेंस होगा, इतना ऊपर में बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा कहां पर बन रहा है, d लैम्डा बाई d, 2d लैम्डा बाई 2, 3d लैम्डा बाई d। इसका मतलब कि इसके सामने में जो हम लोग ब्राइट देखेंगे, इसके सामने में जो हम लोग ब्राइट देखेंगे, ये ब्राइट आपको कहां कहां दिखेगा, ये ब्राइट आपको कहां कहां दिखेगा, जो देखिएगा, ये ब्राइट आपको कहां कहां दिखेगा, जो देखिएगा, ये है सेंट्रल ब्राइट, पहला ब्राइट मान लीजिए कि यहां पर बना, और इस ब्राइट का नाम जो है, तो इस ब्राइट का नाम जो है, सो हम लोग रखे क्या, इस ब्राइट का नाम रखे B1।
बात समझ में आ रहा है? दूसरा ब्राइट जो आपका बन रहा है, ये मान लीजिए कि यहां पर बना, और इस ब्राइट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? B2। तीसरा ब्राइट मान लीजिए कि जो आपका बना, ये तीसरा ब्राइट कहां पर बना? यहां पर। इसका जो नाम हम लोग रख लेते हैं, ये क्या नाम रख लेते हैं? B3। ब्राइट सेंट्रल को 0, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से चलता जाएगा। मान लो अगर चौथा ब्राइट भी देखना है, तो चौथा ब्राइट यहां पर बना, इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या? B4। पांचवा ब्राइट बना भाई, इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? B5। इस तरीके से पैटर्न तो चलता रहेगा ना, ब्राइट बनता रहेगा। जैसे जैसे एन का वैल्यू बदलेंगे, ब्राइट का वैल्यू भी बदलता जाएगा। ये सारे एक एक डिस्टेंस पर आप लोग कॉपी में रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। अब जरा सा देखना, अब जरा सा देखना कि अगर हम चाहते हैं कि जो फ्रिंज बने वो डार्क फ्रिंज बने, यदि y दूरी पर बिंदु P पर जो है सो क्या बने? डार्क फ्रिंज बने। यदि यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर क्या बने? डार्क फ्रिंज बने, डार्क फ्रिंज बने, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है, तो भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो पाथ डिफरेंस होता है ये कितना? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/ डॉट डॉट डॉट, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा x इक्वल टू 2n - 1 λ/ कितना? 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? y का हम लोग क्या फॉर्मूला पर हैं? d/d इंटू कितना? डेल्टा x। ये चीज जानते हैं। अब ध्यान देना, हमको अगर पहला डार्क चाहिए, पहला डार्क चाहिए मतलब y_d1। सेंट्रल डार्क तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि सेंटर पे तो ओरिजिनल ब्राइट बैठा हुआ है, तो पहला डार्क बनेगा, पहला डार्क बनेगा, हमको चाहिए y_d1। d के जगह पर d, स्मॉल d के जगह पर d, ये दोनों नहीं बदलेगा। पहली बार इंटरफेरेंस में कितना पाथ डिफरेंस? λ/2। अगर हमको y चाहिए, सेकेंड डार्क चाहिए, तो d/d कितना? 3 λ/2, ये कितना हो जाएगा? 3d λ/। अगर हमको तीसरा डार्क चाहिए तो कितना हो जाएगा? d/d 5 λ/, ये कितना हो जाएगा? 5d λ/। ध्यान से देखो कि d λ/d का जो है, d λ/d का ऑड मल्टीपल आ रहा है, 1d λ/d, अच्छा 2d, ठीक ना। देखिए d λ/2d, 3d λ/2d, 5d λ/, 7d λ/2d। तो अगर हमको nth डार्क चाहिए, y डार्क कौन सा नंबर? n नंबर का, ये डाल दोगे, है ना। और ये जब डाल दोगे तो तुम्हारा कितना मिल जाएगा? d/d 2n - 1 λ/, कितना? तो इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिख दोगे y_dn बराबर, तो तुमको मिल जाएगा कितना? 2n - 1 d λ/2d, और ये हो जाएगा क्या आपका? nth डार्क। अच्छा देखिए तो कि जो पहला डार्क है आपका, ये कहां है? d λ/2d पर, d λ/2d पर। अच्छा ध्यान से देखना कि जो सेंट्रल ब्राइट है, जो सेंट्रल ब्राइट है बीच में, और ये जो पहला ब्राइट है, ध्यान देना, मैं इधर स्क्रीन बना रहा हूं, मैं इधर एक स्क्रीन बना रहा हूं और इस स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, यहां पर ये है आपका स्क्रीन, ठीक है। अब इस स्क्रीन पे देखिएगा कि जो आपका पहला ब्राइट है ये सेंट्रल ब्राइट है, ये है कि आपका सेंट्रल ब्राइट, बीच वाला ब्राइट ये CB। बात समझ में आ रहा है? जो आपका दूसरा पहला ब्राइट है, इस पहले ब्राइट को आप मान लीजिए क्या, ये यहां पर है, ये है आपका क्या? B1। और ये B1 का जो सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस है, पहला ब्राइट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? d λ/d के बराबर में। कितना है डिस्टेंस भाई? d λ/d के बराबर में, मतलब कि यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है ये कितना है? d λ/ कितना? अच्छा जो पहला वाला डार्क है, जो पहला वाला डार्क है वो d λ/d का आधा है, d λ/d का आधा है। तो तुम ध्यान से देखो
कि डी लैम्डा बाई डी का आधा इस बीच में आएगा कि नहीं। तो ये आपका B1 है, तो इसी बीच में क्या है, D1 है। और ये D1 यहां से कितना दूरी पर है, तो D1 जो यहां से दूरी पर है ये कितना है, डी लैम्डा बाय 2D दूरी पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखना कि जो दूसरा ब्राइट है तुम्हारा, जो तुम्हारा दूसरा ब्राइट है ये B2, ये B2 के बारे में देखो कि ये ग्राउंड से, जीरो लेवल से, सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर है, 2D लैम्डा बाय डी। कितना है, 2D लैम्डा बाय डी। मतलब यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है यह है कितना, 2D लैम्डा बाय कितना, डी। अच्छा दूसरा डार्क का देखो पोजीशन, तो दूसरे डार्क का पोजीशन देखो कितना, 3D लैम्डा बाय 2, यानी 1.5 डी लैम्डा बाय 2 पर, 3/2 1.5 हो गया डी लैम्डा बाय डी, डी लैम्डा बाय डी। तो अब देखिए कि ये है 2D लैम्डा बाय डी, 1.5 लैम्डा बाय डी कहां होगा, 1 से ऊपर है 2 के नीचे, मतलब इस दोनों के बीच में क्या है, D2 है। और ये D2 कितना डिस्टेंस पर, तो इस D2 का जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये D2 का जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये D2 का जो यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 3/2 डी लैम्डा बाय कितना। इसका मतलब देखो कि हमेशा दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, दो ब्राइट के बीच में एक, अगले दो ब्राइट के बीच में एक, तो क्या होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का पैटर्न बनेगा कि नहीं। यही क्या था, यंग्स का ऑब्जर्वेशन था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। नीचे भी सेम कहानी रिपीट होगी, बात समझ में आ रहा है। तो नीचे के कहानी के लिए अगर आप चाहें तो यहां जो हम लोग n का वैल्यू लिए हैं, अगर यहां हम लोग n का वैल्यू लिए हैं तो यहां पर आप n का वैल्यू जो है, तो देखो कि n का वैल्यू ये हम लोग किस पर कर रहे हैं, उच्चिष्ट के लिए। तो n का वैल्यू हम लोग कहां से लेते थे, 0 से लेते थे। तो यहां तुम 0 +-1 +-2 इस तरीके से ले सकते हो। +1 का मतलब ऊपर की तरफ पहला, -1 का मतलब नीचे की तरफ पहला। और निम्निष्ट के लिए भी यहां पर जो आप लोग n का वैल्यू लेते थे, n का वैल्यू कहां से लेते थे, 1 से। तो यहां भी क्या लीजिए, +-1 +-2 +-3 इस तरीके से। +1 का मतलब ऊपर वाला पहला डार्क, -1 का मतलब नीचे वाला। तो माइनस साइन का कोई स्पेसिफिक मीनिंग यहां नहीं समझना है, बस एक अगर सेंट्रल से ऊपर तो माइनस का मतलब सेंट्रल से नीचे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये बातें थी किसकी, ये बातें थी आपकी किसकी, इंटरफेरेंस के बेसिस पर यंग्स एक्सपेरिमेंट की। अब आपसे पूछा जाता है क्या कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है। 5 मिनट और टाइम दीजिए। खाली अगर हम लोग बात करेंगे क्या, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ को W से या फिर बीटा से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में कहता है क्या, फ्रिंज के चौड़ाई के बारे में कहता है क्या कि दो लगातार उच्चिष्ट, दो लगातार उच्चिष्ट या निम्निष्ट के बीच की दूरी जो होती है, ये के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज की क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। कहोगे कि क्यों फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, एक बात ध्यान से देखना। क्या बोले, दो लगातार उच्चिष्ट या दो लगातार निम्निष्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए कि दो लगातार उच्चिष्ट का मतलब क्या है, ये दोनों, और इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो डार्क फ्रिंज की विड्थ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हमको डार्क फ्रिंज का विड्थ चाहिए तो दो ब्राइट के बीच का दूरी निकालेंगे, अगर ब्राइट फ्रिंज के विड्थ का चाहिए तो दो डार्क के बीच का निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो कि अगर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, अगर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब क्या, दो अदीप्त के बीच की दूरी। तो दो अदीप्त का मतलब क्या कि पहला ले लो एगो अदीप्त वाला डार्क वाला और दूसरा ले लो एगो डार्क वाला। तो दूसरा डार्क वाला का मतलब क्या, YD2 और माइनस कितना YD2 का वैल्यू कितना है 3D लैम्डा बाय 2D।
अब माइनस ये कितना है, डी लैम्डा बाय, दोनों का एलसीएम लीजिए, 2d आएगा, 3d लैम्डा माइनस डी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 2d लैम्डा बाय कितना, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, डी लैम्डा बाय डी। मतलब कि जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हुई, मतलब कि जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हुई, जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हुई, ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हो गई कितने, डी लैम्डा बाई कितना, डी। इसको क्या करना है, याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। अगर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तुमको, अगर तुमको क्या चाहिए, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो अगर हम लोग अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का बात करेंगे, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का बात करेंगे तो अंधेरा वाला चाहिए। तो अंधेरा वाला क्या है, दो चमकीला के बीच का, तो कोई दो चमकीला ले लो, B2 B1 ले लो या CB B1 ले लो, कोई भी ले लो। चलो B2 B1 लेते हैं, सर मेरा मन कर रहा है चौथा पांचवा ले, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके बीच का दूरी हमेशा बराबर बराबर। तो चलो हम दूसरा पहला लेते हैं, ठीक ना। तो दूसरा पहला लेंगे तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे भाई, y ब्राइट सेकेंड और माइनस y ब्राइट कौन सा, फर्स्ट। देखो y ब्राइट सेकेंड कितने का है, तो y ब्राइट सेकेंड जो है ये कितना है, 2d लैम्डा बाई डी, और ये कितना है, d लैम्डा बाई, तो 2d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाय डी और माइनस कितना, d लैम्डा बाय, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2d लैम्डा माइनस d लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, d लैम्डा बाय कितना, d। ये आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा किसका चौड़ाई, ये जो चौड़ाई आ गया आपका किसका, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अच्छी बात ये है यहां पर कि चाहे दीप्त रहे और चाहे अदीप्त रहे, दोनों में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान है, डी लैम्डा बाई डी यहां भी और डी लैम्डा बाई डी। मतलब जितना चौड़ा ब्राइट बनेगा उतना ही चौड़ा डार्क भी बनेगा, जितना चौड़ा ब्राइट बनेगा उतना ही चौड़ा डार्क भी बनेगा। और ये पैटर्न ऊपर इन्फानाइट तक और नीचे भी कहां तक, इन्फानाइट तक चलेगा। और इस प्रकार से यंग्स के इस दोनों ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग एक लाइन में W बराबर बीटा, दोनों को एक ही नाम देते हैं, विड्थ को कितना याद रखेंगे, डी लैम्डा बाय डी। और ये चीज आपको याद रखना है, अगर याद रहेगा तो अगले दिन हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। याद क्या रहना चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब, nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब एन डी लैम्डा बाई डी, डी मीटर में, ये मिलीमीटर में क्वेश्चन में दिया रहेगा, लैम्डा एंगस्ट्रम में। डार्क फ्रिंज nth का 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी याद रहनी चाहिए, डी लैम्डा बाई डी। तो बस ये तीन रिजल्ट को याद करने के लिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुने हैं, फील आया होगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा चीज है, बहुत मजेदार चीज है, पढ़ के आइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। काफी है आज के लिए।